हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन मैथ्स एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपका पहला चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं, अर्थात इसको हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे वास्तविक संख्याएं। देखिए, वास्तविक संख्या की जो परिभाषा होती है कि परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी कि वास्तविक संख्याओं में आपका परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या दोनों आ जाती हैं। ठीक है, जो आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं अर्थात जो रियल नंबर्स होता है उसमें परिमेय संख्या भी आ जाएगी और अपरिमेय संख्या भी आ जाएगी। देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकें। ठीक है, और जिसका हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। 3/4, ठीक, 3/4 0, ठीक। उसके बाद आपका 5, ऐसे जो होगा आपका क्या कहलाएगा, परिमेय संख्याएं कहलाएगा। और जो आपका अपरिमेय संख्याएं होती है जिसको हम लोग P/Q के रूप में न लिख सके, ठीक है, जिसको हम लोग P/Q के रूप में न लिख सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √3, ठीक, √5, √7, ये सभी क्या है आपके अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं कि जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है उसके सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी कि वास्तविक संख्याओं में आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आ जाती हैं। क्लियर है? ठीक, अब हम लोग समझेंगे प्रश्नावली 1.1 है जो आपका प्रश्नावली 1.1, उसका जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उसको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्याएं क्या होती है इसके बारे में हमें समझना है, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए, ठीक, अभाज्य संख्याएं उसे कहते हैं जो स्वयं अथवा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से न विभाजित हो, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं अथवा एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से न कटे। जैसे मान लीजिए 2, ठीक है, 2 किससे कटेगा, जैसे 2/1 बराबर क्या आ जाएगा 2, फिर 2/2 बराबर क्या हो जाएगा 1। ऐसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, तो ऐसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक, आपका 11 हो गया, 13 हो गया, ये सभी क्या हैं आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग समझते हैं प्रश्न नंबर 1 को, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, जो आपका पहला है 140, पहला क्या है 140, 140 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए यहाँ पे 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 140, इसको हम लोग कैसे काटेंगे, देखिए यहाँ पे इसका 2 से कटेगा, 2 सते 14 यानी कि 70 हो गया, फिर 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 35, फिर आपका 5 से कटेगा, 5 सते 35, फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7। तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये जितनी भी संख्याएं ये सभी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसी का जो गुणन रूप होगा क्या होगा, 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। समझ में आया? ठीक है, अब चलिए हम लोग समझते हैं 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 156 का 156 बराबर
अब देखिए 156 का क्या हो जाएगा, देखिए 156, 2 से कटेगा, काट लेंगे इसको। देखिए 2 सते 14, आपका शेष बचेगा 1 तो 16 हो जाएगा, 2 आठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, फिर 2 नवा 18, 3 से कटेगा, 3 एक कम 3 और 3 तिहाई 9, फिर 13 से कटेगा, 13 एक कम 13। तो 156 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। तो 156 का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे वाला हम लोग समझते हैं। तीसरा 3825, 3825 बराबर इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3825, 3825 इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, देखिए 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21 और आपका 3 पचे 15, ठीक है। फिर 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब देखिए 5 2 7, 7 4 11, ये 3 से नहीं कटेगा। अब फिर किससे कटेगा, 5 से कटेगा। जब 5 से कटेगा तो 5 बटे 40, 5 पचे 25, ठीक है। 5 बटे 40, 2 शेष बचेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 25, फिर 5 से कटेगा तो 17 पचे 85, फिर 17 से कटेगा तो 17 एकम 17। इस प्रकार 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चौथा नंबर 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, चौथा है आपका 5005 का, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 5005 को किससे कटेगा, सीधा 5 से कटेगा, ठीक है। देखिए 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, अब कटेगा किससे, 7 से कटेगा, 7 एक कम 7, हासिल 3, क्या हो जाएगा आपका शेष क्या बचेगा 3, तो यहाँ पे 30, 7 चौके 28, फिर 7 तिरिके 21, फिर 11 से कटेगा, 11 एक कम 11, 3 शेष बचा तो 33 हो जाएगा, 11 तिहाई 33, फिर 13, 13 एक कम 13। तो इस प्रकार जो आपका 5005 है उसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक, आ गया समझ में। और जो आपका 5वां नंबर है, 5वां नंबर 7429, 7429 इसका हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 7429 इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा, 7429, आप देखिए 200 तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। या किससे कटेगा, सीधा 17 से कटेगा, ठीक। देखिए 17 चौके 68, 74 में से और 17 चौके 68 कितना बच जाएगा आपका, हासिल बचेगा, शेष बचेगा आपका 6, तो क्या हो जाएगा 62। अब 17 तिहाई 51, इतना हो जाएगा 119, 17 सत्ते 119 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 17 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, अब 19 से कटेगा, तो 19 दूनी 38, 5 19 तिहाई 57, फिर किससे कटेगा आपका 23 से, 23 एक कम 23। तो इस प्रकार 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड है 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक है। तो इस प्रकार जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो इसमें का जितने भी क्वेश्चन था 140, 156, 3825, 5005,
7429, इन सबको हम लोगों ने क्या किया, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। ठीक है। और देखिए एक बार और हम लोग समझते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। ऐसी संख्याएं जो स्वयं अथवा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से न विभाजित हो, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए हम लोग समझते हैं और जो आपका प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 को देखिए। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम एलसीएम है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो आपका एचसीएफ दिया है, एचसीएफ, इसका पूरा नाम क्या होता है। देखिए इसका पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में हम लोग मौसव कहते हैं। ठीक। और दूसरा है आपका एलसीएम। एलसीएम का पूरा नाम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसको इंग्लिश में हिंदी में हम लोग कहते हैं लॉसव। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न नंबर 2 है, इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसमें हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। और इसमें 2 फार्मूला है, इस 2 फार्मूले को हम लोग लिखते हैं। जैसे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, मौसव गुणे लसव। ठीक। और इसमें जो दूसरी संख्या होती है, दूसरी संख्या बराबर मौसव गुणे लसव बटे पहली संख्या बटे पहली संख्या। ठीक। तो एचसीएफ का पूरा नाम क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग मौसव कहते हैं। और एलसीएम का पूरा नाम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम लोग लॉसव कहते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, मौसव गुणे लॉसव। दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मौसव गुणे लॉसव बट्टे पहली संख्या। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, मौसव गुणे लॉसव। तो चलिए हम लोग समझते हैं प्रश्न नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को देखिए। जो पहला क्वेश्चन है 26,91, इसका हमें क्या क्या निकालना है, एक निकालना है एचसीएफ, फिर दूसरा निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे तो 26 बराबर, देखिए जो 26 है, 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 26 का अभाज्य गुणनखंड, जो आपका 26 है इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13, फिर किससे कटेगा, 13 से, 13 एकम 13। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 13। ठीक है। और 91 का आपका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 91 का, इसको रफिंग करते हैं, 7 से कटेगा, 13 सते 91, फिर 13 एकम 13। ठीक है। तो इस प्रकार जो आपका 91 है, 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 7 गुणे 13। और इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है 13, कॉमन क्या है 13। तो एचसीएफ क्या होता है कि जो आपका अभाज्य गुणनखंड है, जैसे 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 13, और जो 91 है इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 7 गुणे 13। इन दोनों में से जो कॉमन रहेगा वही क्या होता है, आपका एचसीएफ होता है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 13। तो 13 क्या होगा, 26 का 91 का क्या हो जाएगा, मौसव अर्थात एचसीएफ हो जाएगा। अब दूसरा है इसमें का एलसीएम। तो 26 का 91 का मौसव, इसको हम का लॉसव, ठीक है, सॉरी क्या लॉसव। अब देखिए 2 से कटेगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, 91 लिखेंगे, फिर आपका 7 से कटेगा, 13 सते 91, फिर 13 से कटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, 13 एकम 13।
तो इस प्रकार इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम क्या होगा, 26 और 91 का जो गुणनखंड आएगा वही क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 2 गुणे 7 गुणे 13 गुणा कराएंगे, 7 दूनी 14, 14 गुणे 13 और 14 गुणे 13 जब करेंगे, 14 गुणे 13, 13 चौके 52 को 2, फिर हासिल आएगा 5, 13 कम 13, 13 5 18, 182 बराबर क्या हो जाएगा आपका 182। तो इस प्रकार 26 का 91 का जो मौसो आएगा 13 आ जाएगा और लौसो क्या आ जाएगा 182। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि जांच कीजिए कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होगा वह क्या होगा, मौसो गुणे लौसो। तो दो संख्याओं का गुणनफल, जो दो संख्याओं का गुणनफल है वह किसके बराबर होगा, मौसव गुणे लौसव के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे जो दो संख्याएं हैं 26 गुणे 91 बराबर, इसका मौसव क्या आया है 13 और इसका लौसव क्या है 182। अब दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो 26 का हम लोग 91 में गुणा कराते हैं। यहाँ पे किनारे हम लोग रफिंग कर लेते हैं। 26 गुणे 91, देखिए 26 गुणे 91, देखिए 26 गुणे 91, 6 एकम 6, 2 एकम 2, 9 6 के 54 को 4 हासिल लगा 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, 6 6 3 2 क्या हो जाएगा 2366। गुणा करने पे क्या आ गया 2366 बराबर। अब देखिए 182 गुणे 13 करते हैं हम लोग, 182 गुणे 13, 182 गुणे 13, 13 दूनी 26 को 6 हासिल 2, 13 8 104, 104 और 2 106, फिर हासिल 10, 13 कम 13, 13 10 23, यानी कि 2366, 2366। इस प्रकार जो दो संख्याओं का गुणनफल है क्या है, मौसो गुणे लौसो के बराबर है। ठीक है, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो लिखेंगे हम लोग इति सिद्धम, इति सिद्धम। और 26 का 91 का मौसो क्या आएगा 13 और इसका लौसो क्या आएगा 182। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो प्रश्न नंबर 2 का जो दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92, दूसरा है इसमें का 510 कामा 92 का एचसीएफ कामा एलसीएम। तो सबसे पहले हम लोग 510 का क्या निकालेंगे, मौसम निकालेंगे। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले हम लोग 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए क्या आता है, चलिए देखते हैं हम लोग 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। इसको करते हैं 510, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 पचे 10, 2 पचे 10, 5 5 10, 10 दोबारा 3 से कटेगा, 3 8 24, फिर 3 पचे 15, आपका कटेगा 5 से, 17 पचे 85, फिर 17 से कटेगा, 17 एकम 17। तो इस प्रकार 510 का जो आपका अभाज्य गुणनखंड होगा वह होगा आपका 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक, उसके बाद जो 92 है, 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसको हम लोग निकालते हैं। 92 का 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 छके 12, फिर 2 से कटेगा 23, फिर 23 एकम 23। तो इस प्रकार जो 92 है इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक, तो इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो तो इसमें क्या कॉमन है 2, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक, अब एलसीएम निकालना है हमें 510 कामा 92 का, 510 कामा 92 का एलसीएम, 510 कामा 92, इसका क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है। तो देखिए किससे कटेगा, या 2 से कटेगा। जब 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा 255, तो ऐसे ही रहेगा,
फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक, ये किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 8 24, फिर 3 5 15, 23, 5 से कटेगा 17 आपका, फिर 23, 17 से कटेगा 17 एकम 17, बचा आपका 23, फिर किससे कटेगा 23 से, 23 एकम 23। तो इस प्रकार जो 510,92 है इसका अभाज्य, इसका जो गुणन आया है उसको हम लोग गुणा करते हैं, और गुणा करेंगे तो जितना आएगा उसका क्या हो जाएगा 510 और 92 का क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग गुणा करते हैं, गुणा करके समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, देखिए इसको जब हम लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 23,460, क्या हो जाएगा 23,460। तो इस प्रकार 510,92 का लॉसो जो होगा आपका 23,460 होगा। ठीक है, अब हम लोग जांच करते हैं कि जो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसो गुणे लॉसो के होता है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं, यानी कि सिद्ध करना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है मौसो गुणे लॉसो। तो दो संख्याएं हुआ है आपका 510 गुणे 92 बराबर, देखिए मौसो क्या आया है इसका 2, ठीक है, और लॉसो आया है 23,460। अब इन दोनों का गुणा करने पे दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसको गुणा करते हैं। देखिए जब हम इसका गुणा कराएंगे 510 गुणे 92 का तो आ जाएगा आपका 46,920। 23,460 में जब 2 का गुणा कराएंगे तब क्या हो जाएगा 46,920। तो इस प्रकार जो दोनों वैल्यू है क्या हो जाएगा बराबर, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल और जो मौसो गुणे लॉसो है उसके बराबर हो गया। जब बराबर होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे इति सिद्धम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे जो इसमें का तीसरा क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन 336 और 54। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है कल मौसो यानी कि एचसीएफ और एलसीएम। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ठीक है, इसको लिखते हैं हम लोग। देखिए 336 इसका क्या निकालना है हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 से कटेगा 2 एकम 2, ठीक है, 2 छके 12, फिर 2 आठे 16, 2 से कटेगा 2 आठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 21, 3 से कटेगा 3 सते 21, फिर 7 एकम 7। तो इस प्रकार 336 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, इसको लिखेंगे ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, देखिए यहाँ पे निकालेंगे हम लोग 54 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से कटेगा 27 दूनी 54, 3 से कटेगा 3 नवा 27, फिर 3 से कटेगा 3 तिहाई 9, फिर 3 एकम 3। तो इस प्रकार जो आपका 54 है इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 54 का क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। और इसका मौसो क्या होगा, देखिए एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, जो कॉमन मिलेगा 2 कॉमन है इसमें तो 2 गुणे, फिर 3 कॉमन है इसमें गुणे 3, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा 6। यानी कि 336 और 54 का मौसो बराबर क्या आ गया 6। अब इसका हम लोग लॉसो निकालेंगे एलसीएम, 336 और 54 का एलसीएम। देखिए 336
कामा 54, इसका क्या निकालना है एलसीएम। 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, फिर 2 छक्के 12, 2 आठे 16, 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 27, फिर 2 से कटेगा 2 आठे 16, 2 चौके 8, 27, 2 से कटेगा 42 दूनी 84, 27, फिर 2 से कटेगा 21, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 27, 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 से काटेंगे 7 3, फिर 3 से काटेंगे 7 1, फिर 7 से कटेगा आपका क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रकार जो इसका एलसीएम होगा, इसका क्या होगा 2 गुणे 1 2 3 4, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर गुणे क्या हो जाएगा आपका 7। अब इसका गुणा कराते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और यहाँ पे 3 10 9 3 27, ठीक है। अब इसको गुणा कराएंगे जितना आएगा वही क्या होगा एलसीएम होगा। इसको हम लोग गुणा करते हैं, ठीक है। चलिए इसको गुणा करते हैं। देखिए जब इसका गुणा करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा 3024, क्या आ जाएगा 3024, ठीक। अब हमें सिद्ध करना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मस गुणे लस, ठीक। जो दो संख्या है, एक 336 गुणे 54 बराबर मौसौ कितना आ गया 6 और लौसौ कितना है 3024। अब इसका हम लोग गुणा कराते हैं। गुणा करने पे जो आएगा दोनों बराबर होगा तो क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा। देखिए बच्चों जब इसका गुणा कराएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 18144, इसका गुणा कराने पे आएगा, फिर 18144। आप लोग इसका गुणा करा लीजिएगा, ठीक है। गुणा करने पे इतना आ जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है। इति सिद्धम हम लोग लिख देंगे, इति सिद्धम। आया समझ में। तो ये था हम लोगों का प्रश्न नंबर 2। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें जो अभाज्य गुणनखंड है उसके द्वारा उस विधि से हमें मौसा और लौसा ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं, लिखते हैं प्रश्न नंबर 3 को, ठीक है बच्चों। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 3 कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग 12 कामा 15 और 21 का क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 3 गुणे 5, और 21 का आपका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 3 गुणे 7, ठीक है। और इसका हमें क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के में क्या होता है जो कॉमन होता है, इसमें कॉमन क्या है 3, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 3। आया समझ में। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे एलसीएम। 15 12 कामा 15 कामा 21, 2 से कटेगा 2 छके 12, फिर 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, 15 नहीं कटेगा लिख लेंगे, 21 भी नहीं कटेगा। 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 सते 21, 5 से कटेगा 5 एकम 5, फिर 7 नहीं कटेगा, फिर 7 से कटेगा 7 एकम 7। तो इस प्रकार जो 12 कामा 15 कामा 21 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, इसके अभाज्य गुणनखंड को लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 बराबर 2 दूनी 4, 4 तेई 12, 12 पच्चे 60, 60 सत्ते 42, यानी कि 420 हो जाएगा, ठीक है। इसका मौसौ क्या हो जाएगा 3 और इसका लौसौ क्या हो जाएगा 420, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में।
ये रहा दूसरा क्वेश्चन। 17, 23, 29 का क्या निकालना है हमें? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा मौसा और लौसा निकालना है। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 17 गुणे 1। 23 का आपका क्या हो जाएगा? 23 गुणे 1। और 29 का क्या हो जाएगा? 29 गुणे 1। इसमें कॉमन क्या है? यानी कि 1 कॉमन है, तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा? 1। अब हम लोग निकालेंगे 17, 23, 29 का लौसा। 17 से कटेगा, 17 एकम 17, 23 नहीं कटेगा, उतार देंगे, 29 भी नहीं कटेगा। और फिर 23 से कटेगा, 23 एकम 23, 29 नहीं कटेगा, फिर 29 एकम 29। तो इस प्रकार 17, 23, 29 का लौसा बराबर क्या हो जाएगा? गुणा करने पे, गुणा करेंगे इसका हम लोग तो 17 गुणे 23 गुणे 29 बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 11,339। ठीक है, इसका मौसा बराबर क्या आ जाएगा? 1 और लौसा बराबर 11,339। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें का तीसरा कि 8, 9 और 25। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना? लौसा और मौसा। तो देखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3। 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 5 गुणे 5। देखिए इसमें जो कॉमन है क्या है? इसमें कॉमन क्या है? 1 है, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा? 1। अब हम लोग इसका निकाल लेते हैं लौसा। 8, 9, 25 किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 2 चौके 8, फिर 9 नहीं कटेगा, उतार लेंगे 25। 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 9, 25। 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, 25। फिर 3 से कटा, 3 एकम 3, 25। किससे कटेगा या? 5 से कटेगा, 5 बचे 25। फिर किससे कटेगा? 5 से, तो 5 एकम 5। इस प्रकार जो इसका लौसा होगा 8, 9, 25 का लौसा अर्थात एलसीएम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, तो गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 तिहाई 72, 72 गुणे 25। 72 गुणे 25 जब कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 1800। यानी कि लौसा बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1800 और मौसा बराबर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो ये था हम लोगों का प्रश्न नंबर 3। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 है, यदि यस्यप 306, 657 बराबर 9 दिया है, यानी कि 306 और 657 का मौसा 9 दिया है, तो 306 और 657 का ज्ञात करना है लौसा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको हम लोग हल करेंगे तो हम लोग को मालूम है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मौसा गुणे लौसा। दो संख्याएं क्या है? 306 गुणे 657 बराबर मौसा कितना दिया है? 9 और लौसा ज्ञात करना है। ठीक,
हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे, दो संख्याओं गुणनफल बराबर मौसा गुणे लौसा। तो मौसा आपका क्या दिया है 9 और लौसा हमें ज्ञात करना है। तो 9 का इधर क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तब आपका लौसा बराबर क्या आ जाएगा 306 गुणे 657 बट्टे क्या आ जाएगा आपका 9। 9 से कटेगा 9 तिरे 27, 4 9 चौके 36, यानी कि 34 गुणे 657। अब हम लोग 34 गुणे 657 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, गुणा करने पे आपका आ जाएगा, इसको गुणा कराएंगे तो 22,338। तो लौसा आपका क्या आ जाएगा 22,338। ठीक, आपका क्या हो जाएगा आंसर। आया समझ में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 5 है, यदि 225 का 60 का मौसो बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब इसको हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग 225 का 60 का क्या निकाल लेंगे, मौसो निकाल लेंगे। और जो इसका मौसा है वह 225 गुणे 5 माइनस 10x क्या है बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग 225 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 225 का अभाज्य गुणनखंड, चलिए इसको निकालते हैं। 225 का अभाज्य गुणनखंड 3 से कटेगा, 3 सते 21 और 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा, 25 तेई 75, फिर 5 से कटेगा, 5 पचे 25, फिर 5 एक कम 5। तो इस प्रकार 225 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह होगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब 60 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं हम लोग। 60 का 30 15, फिर 3 से कटेगा, 3 पचे 15, फिर 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो कॉमन है, क्या कॉमन है, इसमें से 3 कॉमन है और फिर इसमें से 5 कॉमन है, यानी कि 3 गुणे 5 बराबर 15। 225 का 60 का मौसा बराबर क्या आ जाएगा 15। तो जो इसका मौसा है 15 वह किसके बराबर है, 225 गुणे 5 माइनस 10x के बराबर है। और यहाँ से इसको सॉल्व करके हमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 225 गुणे 5 माइनस 10x है, तो माइनस 10 इसको इधर जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 15 प्लस 10x बराबर 225 गुणे 5। इसमें से क्या कॉमन मिल जाएगा, 5 कॉमन मिल जाएगा। जब 5 कॉमन मिल जाएगा तो 3 प्लस 2x हो जाएगा बराबर 225 गुणे 5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 2x बराबर आपका क्या हो जाएगा 225। अब 3 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, अर्थात 2x बराबर 225 माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा 222। तो 2x बराबर 222 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर आपका क्या हो जाएगा 222/2, अर्थात आपका क्या हो जाएगा 111। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आया समझ में। तो ये था हम लोगों का प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो प्यारे बच्चों, जो आपका छठा नंबर है कि यदि 120 का मान 225 का मौसो बराबर 15, तो 120 का मान 225 का लौसो ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है मौसव गुणे लौसव। यहाँ पे दो संख्याएं दी है 120 गुणे 225 बराबर मौसव क्या दे दिया है 15 और लौसव हमें ज्ञात करना है।
अब 15 का इधर भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 120 गुणे 225 बट्टे 15 बराबर क्या निकल गया लॉसा। ये 15 एकम 15 15 का क्या हो जाएगा 225 यानी कि 120 गुणे 15 बराबर क्या हो गया आपका लॉसा। जब हम लोग 120 गुणे 15 करेंगे तो 12 और गुणे 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। 180 अर्थात 1800 बराबर क्या हो जाएगा आपका लॉसा। लॉसा बराबर क्या हो जाएगा 1800, क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, ऐसा समझ में। ये था आपका प्रश्न नंबर 6। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो बच्चों ये रहा आपका प्रश्न नंबर 7 कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जो x से क्या निकला गया है 3 एक शाखा निकली है और एक 7 शाखा निकली है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 7 यानी कि 7 तिरिके 21। x बराबर क्या आ गया 21। अब y से 2 शाखा निकला है, एक 4 है फिर एक x है। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका y बराबर जो शाखा निकली उसको आपस में गुणा कराएंगे यानी कि 4 गुणे x बराबर 4 गुणे x का वैल्यू हम लोगों को क्या निकला है 21। इस प्रकार जो y का वैल्यू निकलेगा 21 चौके 84, ठीक है, और x का निकलेगा क्या 21 आपका। ठीक, तो ये था आपका प्रश्न नंबर 7। एक बार और समझिए, y से शाखा क्या निकला गया है एक 4 निकला है और एक x निकला है। x से शाखा क्या निकला है एक 3 निकला है और एक 7 निकला है। तो जो आपका x बराबर होगा तो इसकी शाखा का आपस में गुणा हो जाएगा यानी कि x बराबर 3 गुणे 7, तो 7 तिरिके 21। x का वैल्यू 21 आ गया। अब y से 4 और x निकला है तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे x। 4 गुणे x का वैल्यू फिर क्या निकला 21, तो 21 चौके 84। तो इस प्रकार x का वैल्यू क्या हो जाएगा 21 और y का वैल्यू 84। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ेंगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है कि 18 और 117 के मौसव को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का लौसव ज्ञात कीजिए। यानी कि जो 18 और 117 का मौसव है उसको हम वह 18m-117 के बराबर है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो 18, 117 का मौसव किस रूप में लिखा गया है 18m-117 के रूप में लिखा गया है। तो 18 का में 117 का मौसव किसके बराबर है 18m-117 के। तो 18 और 117 का मौसव निकाल लेते हैं। तो 18 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 36 18। 117 का क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 13, ठीक, 3 3 9 13 9 117, 3 दूनी 6 36 18। तो इस प्रकार 18 कामा 117 का मौसव क्या हो जाएगा 18 कामा 117 का मौसव बराबर जो कॉमन होता है इसमें 3 इसमें 3 फिर इसमें 3 इसमें 3 यानी कि 3 3 9। तो 18 कामा 117 का मौसव बराबर क्या हो जाएगा 9, और जो 9 बराबर होगा किसके होगा 18m-117 के। अब -117 को जब इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 9 + 117 बराबर 18m। 117 और 9 क्या हो जाएगा 126 बराबर 18m। तो यहाँ से m बराबर क्या आ जाएगा 126 बट्टे 18। कटेगा तो क्या हो जाएगा 7, यानी कि m बराबर क्या आ जाएगा 18 × 7 126 यानी कि 7 हो गया। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन में कह रहा है कि 18 का में 117 का हमें लौसव ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है मौसव गुणे लौसव। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसव गुणे लौसव। दो संख्या एक 18 है और एक 117 है।
मौसो क्या आ गया है आपका 7, मौसो क्या है 9, मौसो क्या आया है 9, गुणे लौसो क्या है ज्ञात करना है। तो 9 से भाग करेंगे इधर क्या हो जाएगा 18 गुणे 117/9 बराबर लौसो। 9 1 का 9, 9 दूनी 18। इस प्रकार लौसो जो हो जाएगा आपका 117 दूनी 234। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे इसको हम लोगों ने सॉल्व किया कि 18 का में 117 का मौसो बराबर क्या है 18 या माइनस 117, यानी कि जो इसका मौसो है 18 या माइनस 117 के बराबर है। तो 18 का में 117 का मौसो क्या आ जाएगा 9, जो 9 होगा क्या होगा 18 या माइनस 117 के बराबर है। इसको सॉल्व करने पे यम बराबर क्या आ गया 7 आ गया, यम का वैल्यू क्या आ गया 7। और 18 का में 117 का मौसो इसका लौसो निकालना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसो गुणे लौसो। एक संख्या 18 और दूसरी संख्या 117, इसका गुणा बराबर मौसो गुणे लौसो। मौसो क्या आया है 9, गुणे लौसो याद करना है। 9 गुणा के रूप में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 18 गुणे 117/9, 9 दूनी 18 बराबर लौसो, तो लौसो बराबर क्या आ जाएगा 234। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये था हम लोगों का प्रश्न नंबर 8। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो देखिए बच्चों, जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे जो आपका संख्या है 6 पे घात n वह 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं है। अब देखिए सबसे पहले जो 6 है 6 पे घात n, इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा क्या होगा 2 गुणे 3। 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 3। ठीक है, लेकिन देखिए जो इसका गुणनखंड है उसके गुणनखंड में न, ठीक, जो इसका गुणनखंड है 2 गुणे 3, इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आया है। यदि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आता तो जो 6 पे घात n है वह 0 पर समाप्त हो सकती है, लेकिन इसका जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 3, इसमें 5 नहीं आया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इससे स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि 6 पे घात n की अभाज्य गुणनखंड की अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है, में 5 नहीं आता है। अतः 6 पे घात n का अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक बार समझते हैं। देखिए जो 6 पे घात n है इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 3 इस पे घात n। देखिए इसका जो अभाज्य गुणनखंड है इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आया है। किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में यदि 5 आता है तो क्या हो सकता है कि उसका जो अंक है वो 0 पर समाप्त हो सकता है, यानी कि उसका इकाई अंक 0 हो सकता है। लेकिन जिसका अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं होगा तब क्या होगा, उसका जो अंक होगा वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो जो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि 6 पे घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है, अतः 6 पे घात n अंक जो होगा 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक, यह था हम लोगों का प्रश्न नंबर 9। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10 की तरफ। तो देखिए बच्चों, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 10 की व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखिए जो भाज्य संख्याएं होती हैं वह स्वयं अथवा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं, यानी कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं वह गुणा के रूप में हो सकती हैं। ठीक है, उसका गुणा हो सकता है, उसका खंडन हो सकता है, लेकिन जो अभाज्य संख्या है उसका खंडन नहीं हो सकता है।
और इसी की हमें व्याख्या करना है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं यह भाज्य संख्याएं क्यों हैं। जैसे मान लीजिए आपका पहला है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इन दोनों में से 13 कॉमन मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 गुणे 11 प्लस 1, तो 13 गुणे क्या हो जाएगा 11 से 77, 77 एक 78। देखिए गुणा के रूप में हो गया, जब ये गुणा के रूप में होगा तो क्या होगा एक भाज्य संख्या होगा, एक भाज्य संख्या होगा। ठीक, इसी प्रकार है आपका 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, इसमें से 5 क्या होगा कॉमन मिल जाएगा। जब 5 कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, गुणा कराएंगे 7 छक्के 42 और 4 3 12, 12 दूनी 24, यानी कि देखिए यहाँ पे गुणा करा लेते हैं हम लोग 7 छक्के 42, यहाँ पे किनारे गुणा करा लेते हैं। देखिए 42 गुणे 12, देखिए 7 छक्के 42, 4 3 12, 12 दूनी 24, 42 गुणे 24, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 6 4 10 को 0 और 8 1 9, 9 1 10, 1008, तो 5 गुणे 1008 प्लस 1 1009 गुणा के रूप में है तो क्या होगा एक भाज्य संख्या होगा। भाज्य संख्या क्या होगी किसी न किसी गुणा के रूप में होगा, उसका खंडन होगा, भाज्य संख्या होगी। ठीक, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ, प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। अब देखिए जो सोनिया है उसको 18 मिनट लगते हैं, ठीक है, और रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो इन दोनों का हम लोग क्या निकाल देंगे, दोनों जो समय दिया गया है उसको हम लोग इसका लॉसव निकाल देंगे। तो 18 कामा 12 का लॉसव, तो 18 कामा 12 का लॉसव क्या हो जाएगा, देखिए 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटेगा, 2 चौ 9 नहीं कट, ठीक, 2 तिहाई 6, 3 से कटेगा 9, 3 तिहाई 9, 3 एक कम 3, फिर 3 से कटेगा 1, तो इसका लॉसव क्या आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूने 4, 3 तिहाई 9, 9 चौको 36, यानी कि 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक, दोनों का क्या निकाल देंगे लॉसव, ऐसा समझ में। ठीक, तो ये था हम लोगों का प्रश्न नंबर 11। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 12 की तरफ। तो बच्चों जो आपका प्रश्न नंबर 12 है, प्रश्न नंबर 12 में जो आकृति दिया गया है इसमें से x और y का वैल्यू निकालना है। तो देखिए x का वैल्यू कैसे निकलेगा, x जो है इसमें 2 शाखाएं निकली गई हैं, तो जो शाखा निकली वो गुणा के रूप में लिखा जाएगा, अर्थात जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x बराबर, क्योंकि क्या शाखा निकला है 3 और 195, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 195, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 3 15 को 5 हासिल 1 29 27 1 28 हासिल 2 3 1 कम 3 3 2 5, x बराबर क्या आ जाएगा 585, और यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा 5 गुणे 13, यानी कि 13 5
65। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने इसका वैल्यू निकाली। देखिए y से दो शाखा, एक 5 का और 13 का, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 × 13, 13 × 5 = 65। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 13 की तरफ। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 13 × 11 + 11 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 3 ये भाज्य संख्याएं कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 11 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा आपका 7 × 13 + 1, तो 11 × 13 × 7 = 91, 1 92। अब देखिए क्या है, गुणा के रूप में है। जब ये गुणा के रूप में है तो क्या कहेंगे, जो एक क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी, जो एक भाज्य संख्या है। ठीक, इसी प्रकार 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 + 1 + 3 में हम लोग किसको कॉमन ले लेंगे, 3 को कॉमन लेंगे। उसके बाद 7 6 क्या हो जाएगा 42 × 5 के 20, 20 दूनी 40, अब +1 इतना बचेगा। ठीक, अब देखिए 3, देखिए 42, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 चौके 16, 168 + 1, 3 × 1689। क्या है, गुणा के रूप में है, तो क्या होगा इसका, एक भाज्य संख्या है, जो एक भाज्य संख्या है। ठीक, भाज्य संख्या क्या होता है, जो कि गुणा के रूप में होता है, उसका गुणनखंड होता है, तो भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। तो देखिए बच्चों, जो आपका प्रश्न नंबर 14 है, ये जो आकृति दिया गया है उससे x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू निकालना है। तो देखिए x जो है आपका, इसमें 2 शाखाएं हैं, यहाँ पे एक बॉक्स में 2 है, फिर दूसरे बॉक्स में 3381। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 × 3381। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 का गुणा इसमें होगा तो 2 1 कम 2 और 8 दूनी 16 को 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6, यानी कि x बराबर आपका क्या आ जाएगा 6762। ठीक, अब देखिए y से 2 शाखा निकला गया है, y से 2 शाखा निकली है, तो y बराबर क्या आ जाएगा 7 × 161। तो 7 का गुणा इसमें होगा तो क्या होगा 7 1 कम 7, 7 6 के 42 को 2 हाथ में लगा 4, 7 1 कम 7, 7 4 11। तो इस प्रकार जो y का वैल्यू होगा क्या होगा 1127। अब देखिए z का वैल्यू, अब देखिए जो आपका 161 है, इसमें 2 शाखा निकला गया है, 161 बराबर 7 × z, तो 161 बट्टे क्या आ जाएगा 7 बराबर z। तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, फिर बचेगा 2, 7 तिरिके 21 बराबर z, यानी कि इस प्रकार z का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 23। z का वैल्यू क्या आ जाएगा 23। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हम लोगों का प्रश्नावली जो 1A है, इसमें का टोटल 14 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 14 क्वेश्चन। तो आपको वीडियो कैसा लगा बच्चों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों को वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और देखिए जो भी डाउट होगा आप लोग डाउट को क्या कीजिएगा कि जो हमारा जो कमेंट्स है उसमें आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हमारा ये डाउट है। ठीक है, और इससे क्या होगा कि हम कमेंट को पढ़ करके आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे। जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेश्चन आपको समझ ना आए तो उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कि एक अलग वीडियो बना करके उस क्वेश्चन को आपको अलग वीडियो में अपलोड कर देंगे। ठीक है, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1B को, और 1B जो आपका प्रश्नावली है
एक बी की प्रश्नावली में हमें कुछ चीज़ों के बारे में सीखना है कि जो कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, उसके बारे में हमें सीखना है। और हम सबको मालूम है कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसका हर 0 नहीं होता है, लेकिन जो आपका अपरिमेय संख्याएं होती हैं इसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसी के बारे में हमें जो प्रश्नावली 1B है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, रोज़ पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।